जोहार स्टूडेंट्स। आज आप लोग एमएस सर के साथ एक नए कोर्स, हालांकि नया कोर्स नहीं कहा जाए, इस कोर्स की शुरुआत पिछले साल हुई है। एनसीईटी यहाँ पे देख रहे हैं ना, सबसे ऊपर लिखा हुआ है एनटीए, उसके बाद लिखे हैं एनसीईटी 2025। सबसे पहले ये जानना है आप लोगों को कि ये एनटीए क्या है। तो एनटीए होता है, इसका फुल फॉर्म है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है ना, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये एक ऐसी एजेंसी है जो पूरे भारतवर्ष में कई तरह का एग्ज़ाम कंडक्ट करती है। एग्ज़ाम लेने वाली एक संस्था है जो मेडिकल, इंजीनियरिंग समेत एग्ज़ाम लिया करती है, ठीक है ना। और यही एनटीए आपका 2025 के लिए एनसीईटी का एग्ज़ाम लेने जा रही है। एनसीईटी अब ये क्या है, तो एनसीईटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है ना, नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2025। इसका एग्ज़ाम एनटीए के ज़रिए आने वाले दिनों में लिया जाएगा। ये एग्ज़ाम कब लिया जाएगा, कौन इसमें अपीयर होंगे, क्या उसका क्राइटेरिया होगा, इसके बारे में हम यहाँ पे विस्तृत रूप से आप लोगों को जानकारी देने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो ये एनसीईटी जो पिछले साल 2024 में ही इसकी शुरुआत हुई है। ये एनसीईटी नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2025 4 साल का आईटीईपी के लिए एग्ज़ाम लेती है, ठीक है ना। 4 इयर्स इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, इसका फुल फॉर्म हो गया इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। वैसे स्टूडेंट्स जो इंटर कर लिए या कर रहे हैं, ठीक है ना, 12 जिसका हो चुका या 12 जिनका चल रहा है, अभी एग्ज़ामिनेशन का महीना चल रहा है, कई बोर्ड का एग्ज़ाम हो चुका, कई का चल रहा है, सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम अभी चल रहा है। तो सीबीएसई बोर्ड वाले जो 12 कर रहे होंगे या दूसरे बोर्ड वाले जिनका एग्ज़ाम चल रहा होगा या ख़त्म हो गया होगा या पहले भी इंटर कर चुके होंगे, वो स्टूडेंट्स अगर, अब यहाँ पे हम कह रहे हैं अगर शिक्षण क्षेत्र में जाना चाहते हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं, उनके लिए ये कोर्स है, ठीक है ना। इंटर करने के बाद तो कई तरह का कोर्स है, कई तरह का लाइन हो जाता है, कई तरह के लाइन में स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं। लेकिन वो स्टूडेंट्स जो टीचर बनना चाहते हैं, कहीं ना कहीं ये सपना सजोए हुए हैं कि हमको आने वाले दिनों में टीचर बनना है, ये उन्हीं के लिए है। 4 इयर्स आईटीईपी इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है ना। और इसका एग्ज़ाम होगा नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के ज़रिए, ठीक है। पूरे भारतवर्ष में एक ही बार एग्ज़ाम होगा, एक डेट में एग्ज़ाम होगा, और इसमें जो भी स्टूडेंट्स फॉर्म अप्लाई करेंगे वो सभी एग्ज़ाम में अपीयर होंगे। जिसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा, जो अच्छा स्कोर करेंगे, वो देश भर के सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन पाने के एलिजिबल होंगे। यहाँ तक कि अगर स्टूडेंट साइंस वाले होंगे और वो चाहते होंगे, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स का ख्वाब होता है, सपना होता है साइंस वालों का कि हमें आईआईटी से इंजीनियरिंग करना है या एनआईटी से करना है इंजीनियरिंग, लेकिन अगर वो जेई क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जेई के थ्रू जो है बीटेक में एडमिशन मिलता है, इंजीनियरिंग में एडमिशन मिलता है, अगर उसके थ्रू वो नहीं जा पाते हैं और एक सपना है कि हमको आईआईटी में पढ़ना है, तो साइंस वाले स्टूडेंट्स जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ वाले हों, वो जो है आईआईटी और एनआईटी जा करके अपना सपना साकार कर सकते हैं, ठीक है ना। आईआईटी में पढ़ने का मौका मिल सकता है, आईआईटी से जो है वो बीएससी बीएड का कोर्स कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटीज
देश भर में कई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, कई स्टेट यूनिवर्सिटी हैं, लेकिन जहाँ पे 4 साल का बीए बीएड, बीकॉम बीएड या बीएससी बीएड चल रहा है, वहीं पे स्टूडेंट्स का एडमिशन मिल सकता है। अब हम लोग के झारखंड में ही कई स्टेट यूनिवर्सिटी है, कम से कम 7-8 स्टेट यूनिवर्सिटी है। झारखंड में सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है, लेकिन झारखंड में एक भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटी के अंडर में कोई कॉलेज ऐसा नहीं है जहां 4 वर्षीय ITEP का कोर्स चल रहा हो। बात समझ गए ना? यहाँ पे इंटर करने वाले स्टूडेंट्स के लिए कि हम इंटर कर लिए, अब हम 4 साल का झारखंड के किसी यूनिवर्सिटी से बीएड का कोर्स करेंगे, तो इसके लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं है। ठीक है ना? एक एग्जांपल दिए हम झारखंड का, लेकिन पूरे देश भर में कई स्टेट में सेंट्रल के साथ साथ जो है स्टेट यूनिवर्सिटीज़ से ये कोर्स ITEP का BA BEd, BSc BEd या BCom BEd का कोर्स कराया जाता है। ठीक है? यहाँ पे हम लिखे हुए भी हैं, लगभग जो है 64 कॉलेजेस हैं। ठीक है? जिसके अंडर में जिसके थ्रू जो है ये कोर्स 4 साल का BA BEd का, BSc BEd का, BCom BEd का हो सकता है, और लगभग जो है 5000 सीट्स इसमें अभी है, लगभग 5000 सीट। ठीक है ना? आप किस कॉलेज में कितना सीट है, कितना यूनिट है, वो जब आप यहाँ पे जाएंगे NTA के वेबसाइट पे या फिर CUET का, CUET नहीं NCET का वेबसाइट में जा कर के उसको देखा जा सकता है कि किस किस कॉलेज में कितना कितना सीट है। ऐसा भी हो सकता है कि हम जहन में रखे हुए हैं, अपने दिमाग में रखे हुए कि नहीं हमको दिल्ली यूनिवर्सिटी के इस कॉलेज से जो है BA BEd करना है, और ये भी हो सकता है कि वहाँ BA BEd ना हो, वहाँ BSc BEd सिर्फ हो या BCom BEd हो, तो वो देख लेना पड़ेगा एक बार जा कर के। इसका जो भी निकाला है प्रोस्पेक्टस कहा जाए या फिर इसके वेबसाइट में जा कर के उसको देख लेंगे, है ना, कि किस किस कॉलेज में कौन कौन सा कोर्स है। वैसे मेरा ये मानना है, मेरा यह सोच है कि हम लोग को चॉइस करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग ये चॉइस ना करते रहें कि नहीं हम तो सोचे हुए थे कि इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हमको मिलेगा तो हम वहाँ से करेंगे। किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए, एडमिशन ले लेना है। ठीक है ना? और जो भी यूनिवर्सिटी, जो भी कॉलेज है वो बेस्ट कॉलेज है, बेस्ट यूनिवर्सिटी है, तभी तो 4 साल का कोर्स चला रहा है। हम तो एक एग्जांपल दिए कि झारखंड में तो इतना सारा यूनिवर्सिटी है, इतना सारा कॉलेजेज है, लगभग जो है 150 पौने 200 BEd कॉलेज झारखंड में चल रहा है, लेकिन एक जगह भी जो है 4 साल का जो है BA BEd BSc BEd का कोर्स नहीं है। इसका मतलब है कि भाई अगर ये 64 कॉलेज को लिया गया है तो वो 64 बेस्ट कॉलेज है, कहीं मिल जाए, कहीं मिल जाए, एडमिशन ले लेना है। अगर हम क्राइटेरिया फुलफ़िल करते हैं, अगर हमारा मार्क्स अच्छा आता है, काउंसलिंग के ज़रिए अगर हमारा सिलेक्शन कहीं भी हो जाता है तो एडमिशन लेने में कोई झिझक नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद एग्ज़ाम सेंटर की बात करें हम तो एग्ज़ाम सेंटर 178 सिटीज़ है ना, पूरे भारत में लगभग 178 सिटीज़ में सेंटर बनाया जाएगा। लगभग जो है सभी स्टेट्स इसमें कवर हो जाएगा, लगभग सभी स्टेट के कम से कम 3, 4, 5, 7, 10 है ना सेंटर या डिस्ट्रिक्ट में एग्ज़ाम सेंटर बनेगा। झारखंड की बात करें तो झारखंड वाले स्टूडेंट्स रांची, बोकारो, धनबाद या फिर जमशेदपुर अपना चॉइस सेंटर भर सकते हैं। ठीक है ना? उसी तरह वहाँ पे जब फॉर्म भरेंगे आप तो वहाँ पे देखेंगे कि वहाँ पे हो सकता है कि 4-5, हमको आइडिया तो नहीं है कि उसमें कितना सेंटर चॉइस करना है एग्ज़ाम सेंटर। ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से कम 3 या 5 सेंटर चॉइस करने के लिए वो ज़रूर देगा, तो चॉइस भर देना है जहाँ पे जो सुविधा लगे। अगर रांची लगता है कि रांची भरा जाए तो 1 नंबर में सबसे ऊपर जो है रांची सेंटर भरेंगे, उसके बाद जो भी हो। ठीक है ना? ये सब भरा जा सकता है, और कहीं ना कहीं 3, 4, 5 सेंटर में चॉइस सेंटर मिल जाता है। इसको भी लेके परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नहीं भी मिला, 4-5 सेंटर में से कहीं नहीं मिला और कहीं बगल में दे दिया, उड़ीसा में दे दिया, बिहार के किसी सेंटर में दे दिया, चले जाना है। जब करना है तो करना है, जब करना है तो करना है। एग्ज़ाम देने के लिए तो हम लोग कहाँ नहीं गए, है ना। अभी अगर झारखंड से निकल के बिहार जाना पड़ रहा है, बंगाल जाना पड़ रहा है, उड़ीसा जाना पड़ रहा है तो जाया जा सकता है। हालांकि ये नौबत, ये कंडीशन नहीं आएगा। ठीक है, एग्ज़ाम होगा CBT मोड में, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है।
फॉर्म अप्लाई डेट 20 तारीख से फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। अंतिम तिथि 16 मार्च 2025 तक है। ठीक है ना, आज हो गया 3 मार्च। फॉर्म भरने का डेट 12-15 दिन ही रह चुका है, 12-13 दिन। इसलिए जो स्टूडेंट्स फॉर्म नहीं भरे हैं, पहली फुर्सत में वो फॉर्म NCET का, किसका? NCET का 4 वर्षीय ITEP के लिए भर लें। ठीक है ना। अभी एक फॉर्म NTA के ज़रिए ही इंटर वालों के लिए ही, जो इंटर अपीयर्ड हैं या इंटर पास है, CUET का आया है। तो ऐसा ना हो कि हमको करना है 4 साल का BSc B.Ed या BA B.Ed या BCom B.Ed और हम चले जाएंगे CUET के वेबसाइट पे। तो CUET के वेबसाइट पे जाने से फिर ये दिखाई नहीं पड़ेगा। CUET अलग है, NCET अलग है। अभी हम शिक्षण कोर्स का बात कर रहे हैं। ठीक है ना। स्पेसिफिक जो है टीचर बनने के लिए ये कोर्स कराया जाता है। ठीक है ना। CUET के ज़रिए क्या होता है उसके ऊपर हम अलग से बात करेंगे, अभी हम उसके ऊपर बातचीत नहीं कर रहे हैं। लेकिन B.Ed करना है, 4 साल का कोर्स वाला B.Ed करना है। क्वालिफ़िकेशन इंटर है, इंटर का एग्ज़ाम दिए हैं या इंटर पास कर चुके हैं, ग्रेजुएशन नहीं हुआ है, तो उन लोगों के लिए NCET है। ठीक है, ठीक है। ये वेबसाइट दिया हुआ है nta.ac.in या फिर इसमें जा कर के जो है इसे सर्च करके इसे देखा जा सकता है। ठीक है। और इसमें और कई तरह की बातें हैं। जैसे अब आप फॉर्म भर देते हैं, फॉर्म भरने के बाद कई तरह का दिमाग में आता होगा कि नहीं कोर्स करने का फ़ी क्या होगा, कितना पैसा खर्च होगा, या फिर एग्ज़ाम जो देंगे वो एग्ज़ाम कितना मार्क्स का होगा, किस किस सब्जेक्ट का होगा, सब्जेक्ट का चयन कैसे करना है, कौन सा सब्जेक्ट लेना है। तो इसके ऊपर बात किया जाए कि अलग वीडियो में लिख देते हैं, इसके बारे में भी जो भी जानकारी देना है दे ही देते हैं। भले ही थोड़ा वीडियो लंबा बन रहा हो, लेकिन पूरी वीडियो देख करके समझ करके फॉर्म भरेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है ना। तो इसी बेटा करके हम लिखते हैं, है ना। इतना बात समझ गया ना, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं, कोई डाउट नहीं है। ठीक है। और उसके पहले अगर हम कहें तो सब्जेक्ट का चयन हम कैसे करेंगे, कौन कौन सा सब्जेक्ट हमें रखना है, किस किस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना है, वो भी जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप लोगों को सेक्शन 1 में एक सेक्शन 1 कहलाता है, सेक्शन 1, इसमें 2 लैंग्वेज पेपर का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। लैंग्वेज 2 होगा। ठीक है ना। लैंग्वेज 2 का चयन करना है, 2 लैंग्वेज का। ठीक है ना। यहाँ पे 38 लैंग्वेजेज है, सब्जेक्ट जो है 38 है, जिसमें से किसी 2 लैंग्वेज का चयन चुनाव करना है। ठीक है ना। मैक्सिमम स्टूडेंट्स, खास करके हिंदी भाषी क्षेत्र वाले स्टूडेंट्स, हिंदी और इंग्लिश का चयन करते हैं। चूँकि कई यूनिवर्सिटी, कई B.Ed कॉलेज जो है लैंग्वेज में हिंदी के साथ साथ इंग्लिश मांग सकता है, या कम से कम एक लैंग्वेज वो हिंदी या इंग्लिश दोनों में से एक ज़रूर क्राइटेरिया में रखेगा कि ये लैंग्वेज कम से कम एक होना ही चाहिए। तो जनरली स्टूडेंट्स हिंदी भाषी क्षेत्र वाले हिंदी और इंग्लिश रखा करते हैं। जिनको लगता है कि नहीं उर्दू मीडियम से हमको करना है B.Ed, या कुछ B.Ed कॉलेज लिस्ट में है, जैसे मानू है, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद, वो वहाँ पढ़ाई उर्दू मीडियम से ही हुआ करती है और काफ़ी बेहतरीन कॉलेज है, ग्रेड A++ मिला हुआ है। तो उसके लिए जो है उर्दू प्लस इंग्लिश का चयन किया जा सकता है। तो सेक्शन 1 में 2 लैंग्वेज का चयन कर लेना है। यहाँ पे लैंग्वेज 2 चयन कर लेंगे, जिसमें से क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पे 23। ठीक है ना। 23 + 23 क्वेश्चन रहेगा। पहला लैंग्वेज में 23 क्वेश्चन, दूसरा लैंग्वेज में 23 क्वेश्चन, और करना है इसमें 20 + 20, यानी कि 23 में 20 करना है, 23 में 20 करना है। ठीक है ना। 2 लैंग्वेज चुन लेना है अपने हिसाब से। उसके बाद सेक्शन
सेक्शन टू में 3 डोमेन सब्जेक्ट कहलाता है, डोमेन सब्जेक्ट, ठीक है ना। हाँ ऑब्जेक्टिव, एग्जाम ऑब्जेक्टिव होगा, 23 में 20 करना है, ठीक है ना। 3 क्वेश्चन छोड़ देना है। डोमेन सब्जेक्ट 3 चयन करना है। जनरली स्टूडेंट्स जो इंटर में रखा करते हैं, जनरली हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस या फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी जो भी हो, जनरली हम कह रहे हैं, सामान्यतः स्टूडेंट इंटर में रखने वाले सब्जेक्ट का ही चुनाव करते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे ठीक है, आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स जो है मैथमेटिक्स का चयन नहीं करेंगे, कंप्यूटर साइंस नहीं लेंगे, ठीक है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं लेंगे, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाले स्टूडेंट्स के पास ऑप्शन है। वो अगर चाहे कि हमें हिस्ट्री लेकर के जो है बीएड करना है तो वो ले सकता है, ठीक है ना। तो साइंस वालों के पास एक ऑप्शन है। इसमें भी लगभग 26 सब्जेक्ट है, 26 में से किसी 3 सब्जेक्ट का चयन करके फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है ना। यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा, डोमेन सब्जेक्ट में क्वेश्चन पूछेगा 28, ठीक है ना। हाँ तीनों में जो भी 3 सब्जेक्ट का चयन करेंगे, तीनों सब्जेक्ट से 28 क्वेश्चन पूछेगा और यहाँ पे करना है 25, ठीक है ना। 25 क्वेश्चन करना है, ठीक है। 3 सब्जेक्ट चयन कर लेंगे, आप देख लेंगे अपना सब्जेक्ट क्या है, किस सब्जेक्ट में रुचि है, किस में दिलचस्पी है, वही सब्जेक्ट ले लेना है। इसके बाद सेक्शन 3 कहें हम, सेक्शन 3 में होता है जनरल टेस्ट, ठीक है ना। सेक्शन 3 जनरल टेस्ट है जो सभी के लिए कंपलसरी है। हाँ ये जनरल टेस्ट है। जनरल टेस्ट जनरली सभी यूनिवर्सिटी जो है ये टेस्ट का मार्क्स देखा करते हैं और ये कंपलसरी है, देखा करे ना देखा करे, चूँकि कंपलसरी है, देना है तो देना है, इसको देना ही पड़ेगा। यहाँ भी 28 क्वेश्चन है और 28 में से 25 करना है, जनरल टेस्ट, ठीक है ना, कंपलसरी सभी के लिए। ऊपर आप कोई भी लैंग्वेज रख रहे हो, कोई भी डोमेन सब्जेक्ट लिए हो, लेकिन सभी स्टूडेंट्स को सेक्शन 3 वो देना ही देना है, इसका चयन करना ही करना है। इसके बाद एक सब्जेक्ट और है, सेक्शन 4 कहें, नहीं एक्स्ट्रा नहीं है, सेक्शन 4 कहें, ये भी कंपलसरी है। इसे कहते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है ना। टीचिंग एप्टीट्यूड ये नया आप लोगों के लिए हो सकता है। इसमें 23 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 20 क्वेश्चन करना है, ठीक है ना। टीचिंग एप्टीट्यूड वो पढ़ाने का जो मेथड होता है उससे संबंधित है। बीएड में ये सब जो है पढ़ाया जाता है। या एक शिक्षक बनने से पहले थोड़ा टेस्ट वो भी करना चाहता है कि कम से कम जनरल समझ कितना है ना। तो सभी के लिए नया है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। एक आम समझ है, सबके अंदर है, ठीक है ना। और समझ जो भी है, जाहिर सी बात है कि आप फॉर्म भरेंगे, आपको एग्ज़ाम देना है, तो इसके लिए कुछ तैयारी भी करना पड़ेगा। तो देख लेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड में या फिर जनरल टेस्ट में किस तरह के क्वेश्चन पूछा करते हैं। हाँ तो सेक्शन 4 बटा हुआ है। लैंग्वेज में 2 हो गया, डोमेन सब्जेक्ट 3 2 5 कहें हम, ये छठा हो गया और ये 7 सब्जेक्ट है। टोटल 7 सब्जेक्ट हुआ। 7 टोटल अगर हम कहें, टोटल 7 सब्जेक्ट हुआ। सब्जेक्ट नहीं कहा जाए, ठीक है, 7 पोर्शन से है, 7 सब्जेक्ट कह सकते हो। टोटल 181 क्वेश्चन बनता है, काउंट करके देखा जा सकता है, देख लो काउंट करके। 181 में करना है 160, ठीक है ना। 181 में 160 क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो यही है। अब इसके ऊपर और विस्तार से सिलेबस देखा जाएगा। अभी सिलेबस यहाँ पे बातचीत करने का मौका नहीं है, जगह भी नहीं है। सिलेबस का मतलब हो गया कि जैसे हम हिंदी और इंग्लिश का चयन करते हैं तो हिंदी और इंग्लिश में किस तरह का क्वेश्चन आता है, क्या पढ़ना है, वो सिलेबस देख लिया जाएगा अलग से, ठीक है। डोमेन सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट का सिलेबस अलग अलग होगा, वो सब्जेक्ट का सिलेबस भी देख लेना है। जनरली जो 12 का एनसीईआरटी का सिलेबस है, उसी सिलेबस को फॉलो करते हुए एग्ज़ाम होगा एकदम से।
जो 12 का एनसीईआरटी का सिलेबस है, न्यू सिलेबस, अभी जो एग्ज़ाम दिए और 1 साल पहले जो एग्ज़ाम दिए होंगे वो सिलेबस में फ़र्क है, कुछ कटौती इस बार किया गया था सिलेबस में। तो जो नया सिलेबस है, जो कटौती के साथ एग्ज़ाम दिए होंगे, वही सिलेबस रहेगा डोमेन सब्जेक्ट में। लैंग्वेज में जनरल लैंग्वेज पूछेगा, वैसा कोई स्पेसिफिक जो है उसके ऊपर जो है जाके कोई लिटरेचर अदब के ऊपर क्वेश्चन नहीं करेगा, साहित्य के ऊपर, है ना। उसमें जो है कवि और साहित्यकार वो सब जानने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे जनरल क्वेश्चन, कंप्रीहेंशन, पैराग्राफ वगैरह जो है कुछ रहेगा, उससे क्वेश्चन पूछेगा। और फिर भी एक बार देख लेना है, बल्कि बेहतर ये होगा कि 2024 का जो एनसीईटी का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन देख लिया जाए, है ना, और उस बेसिस पे जो है 3-4 प्रैक्टिस सेट बना लिया जाए। और उसके अलावा जो भी इंटर में जो भी गाइड, जो भी नोट्स वगैरह पढ़े थे उसको जो है फिर से रिवीजन कर लेने से तैयारी हो जाएगी। हाँ, बस और कुछ नहीं। इसमें जहाँ तक टीचिंग एप्टीट्यूड्स और जनरल टेस्ट में भी जनरल सामान्य जांच है ना, ये भी हो जाना चाहिए। फिर भी एक बार देख लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल सेट प्रैक्टिस करने का ज़रूरत है। जो पहले का क्वेश्चन होगा या जो एक आध गाइड ले करके जो क्वेश्चन सेट करेंगे एक्सपर्ट सेट करने वाले, वो सब प्रैक्टिस कर लेने से हो जाएगा। आता है गाइड, आता है, खूब आता है मार्केट में गाइड, कई तरह का गाइड निकला करता है। देख लिया जाएगा कौन सा गाइड ठीक है, क्या है। ठीक है, यही सब बेसिक जानकारी। और इसके अलावा भी अगर कोई बातें छूट गई होंगी, सबों को कह रहा हूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में जा कर के पूछ सकते हैं। मोबाइल नंबर भी दे देते हैं, बात कीजिए हमसे, व्हाट्सअप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। मोबाइल नंबर मेरा है 7091336423। इस नंबर पे आप बात कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। चलें, थैंक यू।